1000 Ways to Make Money by पेज फॉक्स। अबाउट बुक। क्या आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं? क्या आप कर्जे में हैं? क्या आप पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं? तो इस समरी को पढ़िए। यहाँ आप ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे कमाए हैं। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। शिकायत करना बंद कीजिए और काम करना शुरू। पैसा आपकी पहुंच के अंदर ही है, बस आपको मेहनत करनी है और उस तक पहुंचना है। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स, फ्रीलांसर्स, ऐसे लोग जो पैसा कमाने का जरिया तलाश रहे हैं, बेरोजगार लोग। इंट्रोडक्शन। पैसा, ये किसी को भी खुश कर सकता है। क्या आपने सोचा है कि लोग इसे कैसे कमाते हैं? क्या वो कई जॉब्स करते हैं? आखिर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आपको करना क्या होगा? इस समरी में आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये समरी 9 से 5 बजे वाली जॉब की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये बात करेगी पैसे कमाने के 1000 तरीकों के बारे में। इसे समझने के बाद आप कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि अरे वाह, पैसे कमाना इतना आसान तो कभी नहीं था। हाउ टू गेट अ प्लेस। टिमोथी अभी हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और वो अपने लिए आने वाली सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड है। वो जिम्मेदार है, डेडिकेटेड है और उसके पास बैचलर की डिग्री भी है। उसे कौन अपने यहाँ जॉब नहीं देगा? लेकिन जॉब ढूंढने के 1 महीने बाद भी टिमोथी को कोई जॉब नहीं मिली थी। अब वो बहुत निराश होने लगा था। क्या वो मेहनत नहीं कर रहा था या क्या वो भरोसे के काबिल नहीं था? टिमोथी वाकई बहुत काबिल है। टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह हों। न्यूयॉर्क के मिलियनेयर रॉस ने तो यही कहा है, जवान लोग बहुत बढ़िया आइडिया देते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। रॉस ये भी कहते हैं कि जॉब पोजीशन कभी भी बनाई जा सकती हैं। अगर कंपनी चाहेगी तो वो किसी भी इंसान के लिए जगह बना ही देगी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का टिमोथी को क्या करना चाहिए? वो तो अभी भी जॉब ढूंढने में लगा है। लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए जो रॉस ने कहा है, उसे ऐसी कंपनी के लिए ही काम करना चाहिए जिसे उसकी वैल्यू पता हो। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो टिमोथी की स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि इस तरह उसकी और कंपनी दोनों की तरक्की होगी। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने काम में कहाँ हैं और अपने लिए जगह कैसे बनाते हैं? आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना होगा। आपको अपनी क्वालिटीज़ बढ़ानी होंगी जिससे कि एम्प्लॉयर खुद आपको जॉब पर रखना चाहे। तो ये क्वालिटीज़ क्या हैं? हमेशा मेहनत करते रहिए। कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी ऐसे इंसान को नहीं निकालता है जो मेहनती होता है। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू में अपना सच्चा या जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। इंटरव्यूअर को बताइए कि आप अपनी स्किल्स को अपनी जॉब में यूज़ करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। एक जोशीले इंसान का इम्पैक्ट सुस्त इंसान से ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा वही कीजिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जो पसंद हो वो उसे सबसे बेहतर तरीके से करता है। यही बात आपके काम के लिए भी अप्लाई होती है। अपने पसंद के फील्ड में जाने से आपको क्या रोक रहा है? अपने आप को रोकिए मत। रायन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसने खुद को एक बड़े बैंक में काम करते हुए इमेजिन कर लिया था। लेकिन फिर रायन ने एक आर्ट एग्जीबिशन देखा। वो ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ कि हर एक पोर्ट्रेट में कितनी मेहनत लगी है। रायन को इस कला से प्यार हो गया। उसने इकोनॉमिक्स में डिग्री तो ली, लेकिन बाद में रायन ने अपने अंदर के आर्टिस्ट की पुकार सुनी और उसका आर्ट को लेकर पैशन ही इस फील्ड में उसकी सक्सेस का राज बना। हमेशा सच बोलिए। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो उसका सच सच जवाब दें। वो आपकी सच्चाई को पसंद करेंगे। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपको काम पर रखा तो उन्हें खुद ही असलियत दिख जाएगी कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। ये छोटे छोटे झूठ आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसा होने से कंपनी आपके कैरेक्टर पर डाउट करने लगेगी और यही डाउट आपके प्रमोशन में बाधा बन सकता है। ऑब्जर्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो पोजीशन नहीं जो आप चाहते थे, तो निराश मत होइए और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। आप अपने करंट पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इससे क्या सीख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, मेसी एक नए रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी, लेकिन वो किचन स्टाफ का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन किचन स्टाफ पहले से ही फुल था। वेटर का काम करके मेसी के अंदर काइंडनेस यानी दया और पेशेंस आने लगी। उसने सीखा कि एक गुस्सैल कस्टमर कैसे एक स्माइल से शांत हो सकता है। उसने ये भी जाना कि ज़्यादा काइंडनेस उसे ज़्यादा टिप्स दिलवाती है। तो इस तरह मेसी जिस सिचुएशन में थी उसने उससे बहुत कुछ सीखा और उसका फ़ायदा उठाया।
अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो एम्प्लॉयर खुद आपके पास आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें कितना पोटेंशियल है। अपने अंदर इतनी अच्छी आदतें डेवलप कीजिए कि एम्प्लॉयर आपको काम पर रखने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। स्टार्टिंग इन बिजनेस। जिल एनर्जी और जोश से भरी हुई औरत है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। उसने कई जॉब्स में काम किया है, वो भी अलग अलग फील्ड में। फिर उसने नतीजा निकाला कि वो खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, और क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने अपने सपने को हकीकत में भी बदल दिया। जिल के पेस्ट्री बिजनेस की सक्सेस के पीछे इन टिप्स का हाथ है। पहला, मिनिमम बेसिक्स यानी छोटी शुरुआत। जिल को पता था कि उसे छोटी शुरुआत ही करनी पड़ेगी और फिर उसे इस बारे में एकदम पक्का पता भी होना चाहिए। तो उसने एक सर्वे किया। वो अपने पड़ोस में गई और अंदाज़ा लगाया कि अगर वो खुद का पेस्ट्री बिजनेस खोल ले तो आखिर कितने लोग उससे पेस्ट्री खरीदेंगे। लेकिन जिल को ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये फिगर कम से कम होनी चाहिए। उसने अंदाज़ा लगाया कि एक दिन में उसकी कम से कम 10 पेस्ट्रीज तो बिक ही जाएंगे, मतलब कि हफ्ते में 70 पेस्ट्रीज, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी हैं। दूसरा, हाउस टू हाउस कैनवस। लोगों से पर्सनली जाकर मिलना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हों और आपको दर दर वोट मांगने जाना हो, है ना? लेकिन जिल ने ऐसा बिना झिझक के किया। वो हाई क्वालिटी पेस्ट्री बेचने को लेकर बहुत पैशनेट थी। तो जिल उन सभी लोगों से मिली जिन्हें वो जानती थी। उसने उन सबको अपने नए बिजनेस के बारे में बताया। फिर एक वीकेंड जिल अपने पड़ोसियों के घर भी गई और उसने उन सब से अपनी पेस्ट्रीज ट्राई करने के लिए कहा। तीसरा, पर्सनल इक्वेशन। अगर आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाए तो इससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो वो आपसे सामान ज़रूर खरीदना चाहेंगे। जब स्टोर फाइनली खुला तो जिल हमेशा काउंटर पर ही रहती थी और जो भी स्टोर में आता वो उन सब से बात करती थी। उसके इसी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही उसके कई रेगुलर कस्टमर्स बन गए। ये तो जाहिर है कि जिल ने एम्प्लॉयज़ भी हायर किए थे, लेकिन उसने हमेशा यही कोशिश की कि वो हर प्रोसेस में किसी न किसी तरह से शामिल रहें, फिर चाहे वो खिड़कियों की सफाई करना हो या इन्वेंट्री चेक करना। जिल को पता था कि अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहती है तो इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मनी इन द होम स्टोर। एक स्टोर खोलना बहुत भागदौड़ और झंझट का काम लगता है ना? ये सच भी है। आपको बिजनेस परमिट बनवाना होगा और उसके साथ कई और कागजात भी। फिर आपको कुछ लोग हायर करने होंगे, सप्लायर्स के साथ बातचीत करनी होगी, और अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ये सब ज़्यादा काम लगने लगता है। लेकिन आपको अभी से इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पर ही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपने घर के सामने की जगह में एक छोटा सा शोरूम खोल सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग इसे आसानी से देख सके। उसके बाद क्या, फिर आप आसानी से बनने वाले सामान जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जैम प्रिजर्व जैसी चीज़ें बेच सकते हैं। जब रायन ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसने शुरुआत इन चीज़ों से की थी। रायन कभी भी चैलेंज से डरा नहीं, उसे हमेशा अपनी लिमिट से आगे बढ़ना पसंद था। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो उसके रिसर्च की। उसने गौर करना शुरू किया कि आखिर लोगों को अपने घर में कैसी चीज़ें रखना पसंद है। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो चीज़ वो बेच रहा है वो काम का हो। शुरुआत में रायन ने घर में सजाने वाले सामान बनाए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान था, लेकिन वहीं ये रायन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी पूरा मौका देते थे। रायन ने कुछ घास को क्रिस्टलाइज किया, यानी पिघली भी चीनी में रख दिया, जिस वजह से घास सख्त हो गई। उसने कुछ पेपर पर ऑयलिंग करके उन्हें आग में थोड़ा गर्म करके लीफ डिज़ाइन भी बनाया। उसने कुछ पत्तियों को ब्लीच भी किया। ये सभी दिखने में बहुत ही सुंदर थे और इन्हें किसी भी नॉर्मल से रूम में रखो तब भी ये किसी का भी मूड बढ़िया कर सकते हैं। रायन कभी भी सेम आइटम नहीं बनाता था, इसलिए कस्टमर्स इन्हें खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। हर एक आइटम को कितने ध्यान और कारीगरी से बनाया गया था, ये साफ साफ दिखता था। रायन यही नहीं रुका, उसने कुछ डिशेस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने मीट को बॉईल किया, फिर उसे 5 घंटों तक धीमी आंच पर पकने दिया। फिर उसने उसमें कुछ क्रैकर के टुकड़ों और 3 चम्मच चीनी मिलाया। रायन ने इसे ओवन में 40 मिनट के लिए रखा और फिर जो डिश बनकर तैयार हुआ वो बड़ा ही टेस्टी और जूसी मीट था। ये बहुत ही सिंपल डिश थी, पर यह किसी भी इंसान की साकती थी, भूख को मिटा सकती थी।
अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पड़ोसी क्या चाहते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट भी होगा। रायन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पड़ोसी शहद के बारे में बहुत शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीमत आसमान छूती है। तो रायन ने इसका भी हल निकाल लिया। वो आर्टिफिशियल शहद बनाने लगा। उसने 6 पौंड व्हाइट शुगर को 2 पौंड पानी के साथ मिलाया और उसे उबालता रहा। फिर रायन ने उसमें 1 पौंड शुद्ध शहद डाला और लास्ट में 4 चम्मच पेपरमिंट डाला। ये आर्टिफिशियल शहद बहुत हिट हुई। ये एकदम शहद जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सस्ती थी। तो अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बेचिए, क्योंकि ऐसे में वो आपका खरीदना चाहेंगे। ये देखना भी फायदेमंद होता है कि आपके स्टोर में कौन बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि रायन के स्टोर में अडल्ट्स ज़्यादा आते हैं। उन्हें इसके होममेड डेकोरेशंस बहुत पसंद है और वो कई बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। बच्चों को देखकर रायन को आइडिया आया, कैसा रहे अगर वो बच्चों को भी अपना कस्टमर बना ले तो। बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा क्या पसंद होता है? मीठी चीज़ें। तो रायन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उसने नेट पर होममेड कैंडी कैसे बनाते हैं उसके ट्यूटोरियल वीडियो देखे। रायन का पहला प्रोडक्ट चॉकलेट कैरामल था। उसने 1/4 यानी चौथाई शक्कर के सिरप को तब तक उबाला जब तक वो कड़क नहीं हो गया। फिर उसने उसमें हाई क्वालिटी की चॉकलेट मिलाई और उसे रात भर के लिए फ्रीजर में डाल दिया। अगले दिन रायन ने उसे काउंटर पर सजा दिया। जब किसी बच्चे की नज़र उस पर पड़ती, वो तुरंत अपने पेरेंट्स से उसे खरीदने के लिए जिद करने लगते। हमेशा चीज़ें नोटिस कीजिए और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट की भी डिमांड बना सकते हैं। जब रायन ने चॉकलेट कैरामल बनाया था, तब उसने यही तो किया था। मनी इन एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आता है तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहाँ हम आपको एडवर्टाइज करने के कुछ सस्ते और इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। रीज जब यंग थी तब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रीडिंग की वजह से उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग डायरेक्टर है। क्योंकि उसे रीडिंग का शौक था, इसलिए वो रिडल्स यानी पहेलियां भी बहुत अच्छी बना लेती है और इस टैलेंट को वो अपनी जॉब में यूज़ करती है। क्लाइंट्स ये सब देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जॉनथन रीस के साथ काम करता है, लेकिन लिखने के बजाय उसका रुझान आर्ट की तरफ ज़्यादा है। जो पहेलियां रीस बनाती है वो उन्हें कार्टून के जरिए प्रेजेंट करता है। अगर कस्टमर्स इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। ये पहेलियां और आर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का ज़बरदस्त तरीका है। उनकी स्किन केयर ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी और एक पॉइंट पर तो ये इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई थी। जब वो इसे और ज़्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो रीस और जॉनथन पजल बनाने लगते हैं। दोनों के टैलेंट को मिलाकर एक बेमिसाल आउटपुट सामने आता है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किन केयर ब्रांड पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपने टैलेंट से दूसरी कंपनियों के लिए भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। वो इलस्ट्रेशंस, पहेलियां और पजल्स अलग अलग बिजनेस को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि रीज एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाए तो उसकी राइटिंग स्किल्स की वजह से वो एक एसेट की तरह देखी जाएगी और कई कंपनियां उसे काम पर रखना चाहेंगी। पहेलियों के अलावा रीज कहानियां भी बड़ी अच्छी बना लेती है। बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं वो उन सब के लिए कहानियां बनाती है जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये अच्छे से पता है कि लोग कहानियां पसंद करते हैं, इसलिए वो इन्हें यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो रीस और जॉनथन जितना टैलेंटेड हूँ ही नहीं, और हो सकता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपके पास पैसे ना हो। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। एडवर्टाइजिंग करना मुश्किल है, और तब तो और ज़्यादा जब आप अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो, क्योंकि अभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो क्यों ना छोटे तौर पर स्टार्ट करें। अपने बिजनेस के बारे में पैम्फलेट छपवा लीजिए, उसे पड़ोस वाले बिजनेस में दीजिए, जैसे कि सैलून में, क्योंकि वहाँ रोज़ कई लोग आते हैं। सैलून के मालिक से बात कीजिए कि क्या वो आपके पैम्फलेट अपने कस्टमर में बांट सकता है, और अगर कोई उस वाउचर को लेकर आए तो उसे डिस्काउंट भी दीजिए। आप सैलून के मालिक को इस फेवर के बदले में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करें तो भी काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। ये सब बस दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्शन बनाने के बारे में है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का दूसरा तरीका है वो मीडियम यूज़ करना जो फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से कहिए कि वो दूसरों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डालते रहिए, फ्री सेमिनार अटेंड कीजिए, वहाँ आपको मार्केटिंग करने में भी मदद मिलेगी। ये सब शुरुआत के कुछ महीनों में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स जल्द ही देखने मिलेंगे। याद रखिए कि रातों रात कोई तरक्की नहीं करता। अपनी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे दिखेगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगेंगे। बस जहाँ हैं वहीं रुके रहिए और अपना काम करते रहिए। मिसलेनियस वेज ऑफ मेकिंग मनी।
ऑब्रे को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी। उसके बिल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस सिचुएशन में उसने कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई। ऑब्रे 3 बेडरूम के घर में रहती थी। वैसे तो वो अपने आसपास कुछ खाली जगह रखना पसंद करती है, लेकिन पैसों के खातिर उसने अपने 2 कमरों को रेंट पर लगा दिया। ऑब्रे को अनजान लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो डटी रही। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका किराएदार हर रूल माने। इससे बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ तो आता ही था। फिर उसने एक जंक शॉप ढूंढी। वो उसके मालिक से मिली और उससे दोस्ती कर ली। ऑब्रे जल्द ही ये जान गई कि जंक शॉप के मालिक के पास बहुत पैसे होते हैं। ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसे लोग यूं ही फेंक देते हैं। इन्हीं में से एक आइटम है लोहा। जंक शॉप के मालिक इसी लोहे को स्टोवर पत्थरों से निकाल लेते हैं और फिर इसे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं। ऑब्रे ने लोकल जंक शॉप से पार्टनरशिप की। वो वहाँ नए लोग लेकर आने लगी जो लोहा बेचना चाहते थे। हर ट्रांजैक्शन पर ऑब्रे को 50% प्रॉफिट मिलता था। अपने पड़ोस में जाइए, मैन्युफैक्चरर्स को किस मटेरियल की ज़रूरत है वो पता लगाइए और फिर जो ऑब्रे ने किया वो कीजिए।